नमस्कार सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 के संबंधित आप लोग को 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसमें सवाल हमारा जवाब भी हमारा की श्रृंखला लगातार चल रही है। कहीं ना कहीं आयोग द्वारा पूछे गए ऐसे ही प्रश्न आपसे, छोटे छोटे प्रश्न आपसे घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको ले चलते हैं, आपके पिछले वीडियो का जवाब देंगे और फिर आपको 10 प्रश्न देंगे। वही प्रक्रिया प्रतिदिन वाला, यानी जो प्रतिदिन प्रक्रिया चल रही है वही प्रक्रिया हम लोग के लेके आए हैं, और आपको जवाब फिर 10 प्रश्नों के देना होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रखे गए थे और कौन कौन से प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आप लोग को मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न, इतिवृत्तात्मकता किसे कहते हैं? तो इतिवृत्तात्मकता किसे कहते हैं? तो कहा गया किसी घटना का कालक्रम, मतलब किसी भी घटना का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्तात्मकता कहलाता है। यानी क्रम से जिसका वर्णन किया जाए वही इतिवृत्तात्मकता है। इसकी ये जो है इतिवृत्तात्मकता आपको देखने को मिलेगी द्विवेदी युग में। ठीक है, द्विवेदी युग में जब हम बताएंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से बता दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न, संत कवियों में परमात्मा को क्या माना है? तो संत कवियों ने परमात्मा को क्या माना है? तो परमात्मा को पुरुष माना है। क्या माना है? पुरुष माना है, और आत्मा को स्त्री माना है। ठीक इसी का विपरीत सूफी काव्य में है। उन्होंने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष माना है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो 3 में अघोष किसे कहते हैं? अघोष किसे कहते हैं? तो अघोष करें जिन स्वरों या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसी को अघोष कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। अघोष की संख्या होती है 13। कितना? 13। हर वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा, यही है आपका अघोष। यानी पहला दूसरा मतलब 5 5 10 3 13 अघोष, बाकी सब सघोष। ठीक है, जब आप बोलेंगे पहला दूसरा बोलिए का खा, लेकिन जब गा बोलेंगे तो आपका क्या है, थोड़ा कंपन होगा। तो इसी के आधार पर अघोष सघोष किया गया है। तीसरा आपका है, मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में किया है। ठीक है, पहले 3 भाग का 13 में, चौथे भाग का 34 में प्रकाशन किया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5, यानी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ तरई में कौन कौन कवि आते हैं? तो घुमक्कड़ तरई में 3 कवि आते हैं, जिसके लिए हम आपको एक सूत्र बना दें। उसके लिए आपका है अनारा। अनारा से आप समझ जाएंगे। आ से आपके हो गए अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और ना से आपके हो गए नागार्जुन, और रा से आपके हो गए राहुल सांग कृत्यायन। ठीक, ये आपके 3 आते हैं घुमक्कड़ त्रयी में। ठीक है, अनारा घुमक्कड़ त्रयी लाए। अगला प्रश्न है, कबीर की कोई उलटवासियां सुनाइए। कबीर की कोई उलटवासियां सुनाइए। आप जब वहां जाएंगे तो आपसे पूछा जाए कोई उलटवासियां सुनाइए, कोई कविता सुनाइए, कोई गजल सुनाइए, तो कोई शायरी सुनाइए, तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में सब है। शायरी है, गजल है, उलटवासियां है, कविता है,
सब कुछ है। तो आपसे कबीर की कोई उल्टवासियाँ सुनाइए, तो आपको सुना देना है। बहुत उल्टवासियाँ लिखे हैं कबीरदास ने। तो एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो ये देख लीजिए उलटवासियां हैं। ठीक है, आप लोग ने जवाब तो कहा है जवाब दीजिए, लेकिन आप लोगों ने कहा ज़्यादा समय मत लीजिए, इसलिए हम समय नहीं ले रहे हैं, तो हम इसका भावार्थ ही बताते। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रयोगवाद और नई कविता में अंतर बताइए। तो प्रयोगवाद और नई कविता में अंतर बताना है आपको। प्रयोगवाद क्या है? इसमें राहों के अन्वेषी, यानी प्रयोगवाद की जो कवि हैं वे राहों के अन्वेषी, यानी क्या है, अभी सत्य की खोज कर रहे हैं, अभी सत्य तक पहुंचे नहीं है। इसमें प्रयोगवादी कवि अभी क्या, अभी खोज में, अन्वेषी मतलब अन्वेषण मतलब खोज होता है, अभी सत्य तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो नई कविता में है वो सत्य की खोज कर चुके हैं। ठीक है, इसमें प्रयोगवाद में व्यक्ति को महत्व दिया गया है, जबकि नई कविता में व्यक्ति के साथ साथ समाज को भी महत्व दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों की क्या है, अंतर है दोनों में। ठीक है, अगला प्रश्न। छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को कहा जाता है? तो छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव। पल्लव को कहा जाता है छायावाद का घोषणा पत्र, जो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 9वां प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं हैं। कितनी है? 9 धाराएं हैं। राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। अंतिम प्रश्न है, तत्पुरुष समास की परिभाषा बताइए। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा सबसे आसान है, आपको बता देना है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य कारक विभक्तियों से युक्त हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, इसके कई भेद होते हैं। ठीक है, अगला। अब ये तो हो गए आपके 10 प्रश्न। अब आपको मिलते हैं, यानी आज का सवाल। अब आपको देना है 10 प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको मिल रहा है और आप उसको अच्छे से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने। प्रयोगवादी कवियों में कौन कवि अद्वैतवादी दर्शन से प्रभावित है? कौन सा कवि अद्वैतवादी अद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित है? दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा किसने दी? तो आधुनिक काल को नवीन काल, कौन काल, नवीन काल की संज्ञा किसने दिया या दी? तीसरा है, रीत में मूल धातु रिंग है। रीत में मूल धातु रिंग है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाकर रीति बना है? तो आपको बताना है जो रीति है इसमें कौन सा प्रत्यय लगाकर रीत शब्द बना है। चौथा प्रश्न है, ई में ओठ की स्थिति क्या रहती है? यानी छोटी बड़ी में ओठ की स्थिति क्या रहती है? इसी तरह से आपसे छोटे छोटे प्रश्न किए जाएंगे और आपको बहुत भड़काऊ नहीं पूछा जाएगा कि आप घबरा जाएं। आपको कई तरह से समझाया जा रहा है कि धीरे धीरे से बस आप प्रश्न को समझते जाइए, कैसे प्रश्न वहां पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, व्यर्थ शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो व्यर्थ शब्द में कौन सा समास है? यहाँ है, छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए है 5वें नंबर फिर से, व्यर्थ शब्द में कौन सा समास होगा, ये बताना है। व्यर्थ शब्द में कौन सा समास होगा। छठा है, रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा?
जो रामचरित मानस रचना लिखा गया है या लिखी गई है तुलसी के द्वारा, उसमें सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? देसी भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ बताइए। तो देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखी गई प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है। 8वां है, रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा? रामचंद्र शुक्ल से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको एकदम केंद्र में रखकर पढ़ना होगा। 9वां प्रश्न है, रीति काल में किस कवि ने कुंडलियां छंद का सरलता के साथ प्रयोग किया? रीति काल में किस कवि ने कुंडलियां छंद का सरलता के साथ प्रयोग किया है? आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, विद्यापति को किसने रहस्यवादी कवि कहा है? विद्यापति को किसने रहस्यवादी कवि कहा है या माना है? तो ये आपके रहे 10 प्रश्न, जो आपको लिख कर देना है कमेंट बॉक्स में जवाब। तो श्रृंखला इसी तरह से चलता रहेगा, बस आप लोग जवाब देते रहिए, ठीक है। और हम आपको 10 प्रश्न आपको बनाकर देते रहेंगे जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है। तो इंटरव्यू आप लोग को पता है लगभग कब होने वाला है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।